Hello everyone, how do you do? This is Pawan Gupta and you are watching your own class अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ तक की बातें कर ली थी। आज उसके आगे की बातें हम करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, बिटवीन टू चार्जेस फोर्स इज गिवन बाई F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are point charges and R is the distance between the two charges। यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 और Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब अगर हमें ग्राफ खींचना हो, ये हमने फोर्स लिख दिया और यहाँ लिख दिया ये R है, यानी कि F और R के बीच का ग्राफ अगर खींचना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है स्क्वायर में। तो मीन्स क्या हुआ कि R अगर ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता हो जाएगा। ठीक है, R के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है केवल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पर देखो R यहाँ पर लेंगे तो R क्या होगा? बहुत कम होगा, तो फोर्स उस समय क्या है? ज़्यादा है। अगर यहाँ की बात करें तो R देखो बड़ा हो गया, अगर R की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उस केस में फोर्स क्या हो गया? देखो कितना कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज के बीच का ग्राफ होता है। अगर यही ग्राफ खींचा जाए बिटवीन फोर्स एंड Q1 Q2 यानी चार्जेस, तो इनके बीच का ग्राफ या देख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में इस तरह से दिखेगा। अगेन अगर आपसे इसी तरह से ग्राफ कहे कि ये फोर्स और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ खींचो, तो तब तो ये 1 बाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तब तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो भी ग्राफ कैसा बनने वाला? सीधा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर इस तरह से हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नाउ अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, उसको अगर कंपेयर करें तो इनमें देखते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, तो उनको देखते हैं। पहली चीज़ देखो, कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स में फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो एकदम से सिमिलर दिख रहे हैं। तो इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि सिमिलरिटीज़ क्या है इनमें। तो सिमिलरिटीज़ में दिख रहा है कि दोनों के दोनों जो लॉ हैं वो यहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। फिर दोनों के दोनों क्या हैं? सेंट्रल फोर्सेज है। क्यों? क्योंकि अगर हम मास लेते हैं M1 M2 तो इस पर भी जो फोर्सेज लगते हैं ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट की ओर लग रहे हैं। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इनमें भी यही चीज़ दिखता है, या तो बाहर की ओर रिपल्सन लगेगा या फिर अट्रैक्शन लगेगा। तो ओवरऑल दिख रहा है कि ये क्या है? एक सेंट्रल फोर्सेस है, यानी इनका आपस में कहीं ना कहीं इन फोर्सेस का क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो इनकी सिमिलरिटीज़ में पहली चीज़ क्या हुआ? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। दूसरी बात, अगर सेंट्रल फोर्सेस हैं तो सेंट्रल फोर्सेस ऑलवेज कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए दूसरी सिमिलरिटीज़ में मिल रही है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फोर्सेस का कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है? कि इनके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। दैट इज वर्क डन बाय दीज फोर्सेस does not depend upon
पाथ, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। सीधा कह के किसी क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। फिर तीसरी बात, दोनों में देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r², मतलब बोथ ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये जो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी बोथ ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। फिर इसके अलावा दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, ये काफ़ी दूर तक वर्क करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, यानी काफ़ी दूर तक ये वर्क करते हैं, प्लैनेट्स तक। ठीक है, तो ये इनमें सिमिलरिटीज़ थी। सिमिलरिटीज़ के अलावा इनमें कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी होती हैं, वो क्या हैं उनको भी देखते हैं। तो डिफरेंसेस में बात करें या डिससिमिलरिटीज़ जिसको कहते हैं, उनमें पहली बात देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ओनली अट्रैक्टिव होता है, जबकि जो कूलम्ब फोर्स है वो चार्जेस पर डिपेंड करता है, वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। इससे ये भी बात क्लियर होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो मास 1 टाइप का होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कार्य क्या है, मास। इसी तरह से कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, तो इससे ये भी डिसाइड होता है कि ये इसमें जो चार्ज है जिसकी वजह से ये फोर्स डेवलप होता है वो 2 टाइप का होता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इनमें डिससिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है, पहली चीज़, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज ओनली अट्रैक्टिव, gravitational forces are attractive only, but Coulomb force is attractive as well as repulsive। दूसरी चीज़, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज के फोर्सेस हैं, लेकिन कूलम्ब फोर्स कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ दूसरी इसमें से डिससिमिलरिटी क्या आ रही है, कूलम्ब फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्ग, या कह दें स्ट्रॉन्गर लिख दें, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी कूलम्ब फोर्स कहीं ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच फोर्स की बात करें तो एकदम उसके सामने तो ग्रेविटेशनल फोर्स नथिंग होता है, अप्रॉक्स 10⁻39 to 40 टाइम्स कहीं ज़्यादा हैवियर होता है कूलम्ब फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये इनमें डिससिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ एक और आता है, जब हम कूलम्ब फोर्स की बात करते हैं तो कूलम्ब फोर्स में F होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by r², और यहाँ पर अगर हम मीडियम ले लेते हैं तो ε0 K हो जाता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में सीधा कैपिटल G m1 m2 by r², और जो कैपिटल G होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पर ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मीन्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें कूलम्ब फोर्स में फिक्स नहीं होती, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी
वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, but in Coulomb's law the constant of proportionality is not universal constant। कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर लिया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, कंपेयर करो कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को। ठीक है, तो उस कंपैरिजन में आपको सिमिलरिटीज़ भी लिख लिए हैं और साथ में डिससिमिलरिटीज़ को भी लिखना है। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक से अधिक चार्ज हो जाएं, कहने का मतलब एक या दो से अधिक चार्ज अगर हो जाएं, तो उनकी वजह से अगर हम किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, उस केस में हम कैसे फोर्स निकालते हैं, तो जिस रूल से हम निकालते हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये रूल कहता क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस दिए हैं, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर चार्ज है Q1, Q2, Q3, इसी तरह से यहाँ पर Qn, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब हमें मान लीजिए कि इस Q1 पर फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले तो इनको सबको ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर Q4 लिख दिया मैंने ऐसे। तो जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उन सबको पहले ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद एक एक चार्ज की वजह से, जैसे मैं इस Q2 की वजह से इस पर फोर्स देखूँ तो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 पर है ड्यू टू 2, तो इसको लिख देंगे F12। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स बनेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13। अगर इसकी बात करें तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे बनेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ऐसे इस Cn की वजह से बात करें तो इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। ये फोर्सेस बनेंगे और इन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही इस चार्ज पर नेट फोर्स होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी कि अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे कहाँ पर, Q1 पर, तो वो बनेगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट जितने हों F1n। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे तो स्टेटमेंट क्या होगा, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज is given by the vector sum of individual forces। ठीक है, जितने भी फोर्सेज हों सभी का वेक्टर सम कर लें और वही उस पॉइंट पर क्या होगा, नेट फोर्स बनेगा उस चार्ज पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेक्टर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर वेक्टर जानोगे तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, वेक्टर नहीं आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना दिक्कत करेगा। बहरहाल कोई बात नहीं, हम साथ साथ चलेंगे, जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उन कॉन्सेप्ट को साथ में करते हुए सीखते हुए फिर चलेंगे। ठीक है,
तो आइए अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेस्ट एंड कूलम्स लॉ। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू 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 चार्ज रखे हुए हैं, यानी इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। हमसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स एट द चार्ज प्लेस्ड एट P एट A। यहाँ पर A पर जो चार्ज है Q, इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें सभी फोर्सेस के डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इनकी साइड A है, हम ध्यान रखेंगे, बस ऐसे हटा देते हैं इसको ज़रा। देखो यहाँ पर ये भी, इसकी वजह से अगर हम बात करें फोर्स, तो दोनों प्लस चार्ज हैं। अगर प्लस है तो इनके बीच क्या लगने वाला है, रिपल्सन, यानी कि ये जो Q वाला चार्ज है इसकी तरफ नहीं आ सकता, इधर जा सकता है। इसको नाम दे दिया मैंने F1। अगेन देखो, दूसरा चार्ज इसकी वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ये भी रिपल्सन का लगेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं। तो ये इस डायरेक्शन में बन जाएगा F2। अच्छा, ये तो हो गया। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें जानना पड़ेगा इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है यहाँ एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ओके, तो अब हमें नेट फोर्स अगर निकालना तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम देखेंगे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये इसका नेट रिजल्टेंट होगा। और दो फोर्सेज अगर इस तरह से गिवन हो और इनके बीच का एंगल ये जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, नेट फोर्स क्या बनेगा, F, इसका मॉड डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आएगा F1 स्क्वायर, मॉड में ध्यान रखें, प्लस मॉड ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ F1 इंटू मॉड ऑफ F2 इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब F1 कितना होगा, फार्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास वेक्टर R इक्वल टू A प्लस B हो तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं R, या जिसको मॉड R कहते हो, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा यानी थीटा जो है A और B के बीच का एंगल होता, तो उसी फार्मूले का यूज़ किया। अब हमें F1 और F2 चाहिए, तो F1 केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो 1/4πε0, दोनों चार्ज Q और Q हैं, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर हो जाएगा, बाय डिस्टेंस इनके बीच का, साइड अगर A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। और अगर F2 निकालेंगे तो भी यही आने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस वही रहेगा, सब कुछ सेम है। F1 और F2 इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू को इसमें हम रख लें, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं चलो एक काम करता हूँ, सिंपलिसिटी के लिए इसको F डैश मान लिया हमने। तो यहाँ पर F1 और F2 दोनों F डैश के इक्वल हो गए, तो यहाँ पर F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर प्लस 2F डैश इंटू F डैश, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सीधा F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर और प्लस F डैश अगेन F डैश स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ F डैश स्क्वायर और जिसका स्क्वायर हो रूट से बाहर हो जाएगा, नहीं √3 टाइम्स ऑफ F डैश, ये बनेगा। और F डैश हमारे पास कितना है, F डैश हमने इसी को तो लिया है, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 √3 टाइम्स, ध्यान रखें, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया।
फिर बात आती है कि किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस जब इक्वल हैं, तो फोर्सेस इक्वल हैं तो मीन्स इसके एकदम मिड में ये जाएगा, और ये टोटल 60 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी F1 और F2 दोनों से 30 डिग्री पर जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास निकालने का। क्या? अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? tan अल्फ़ा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन भी। तो अगर यहाँ निकालना चाहो, यहाँ बहरहाल निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके कि ये 30 डिग्री पर आएगा। तो कर लेते हैं tan अल्फ़ा, लेकिन ये अल्फ़ा ध्यान रखेंगे F1 से कितना एंगल बना रहा है उसकी बात हो रही है। तो b यानी कि F2 जो कि F डैश ही है cos 60 बाई F डैश प्लस, सॉरी ऊपर साइन है, साइन 60 F डैश प्लस F डैश cos 60। F डैश कॉमन करके हटा दे, साइन 60 होता है √3/2 और नीचे F डैश हट गया, 1 प्लस cos 60 होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3/2, 2 2 हट जाएगा, 3/√3 यानी कि ये 1/√3 आ जाएगा। और 1/√3 हमें पता है किसकी होती है 30 की वैल्यू, यानी ये tan 30 बन गया। और tan 30 यानी अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये F1 और F2 से कितने एंगल पर 30 डिग्री पर ये फोर्स आएगा, ये वाला, ये जो F नेट फोर्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्क्वायर है, मान लो इसकी साइड A है और इसके हर एक कॉर्नर पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है और इसके सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। इस सेंटर वाले चार्ज कैपिटल क्यू पर हमें बताना कि नेट फोर्स कितना होने वाला है। ओके, तो देखो अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसको नाम दे दिया मैंने F1। इस चार्ज की वजह से देखो तो इनके बीच भी रिपल्सन लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको नाम दे दिया F2। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा F3, और अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगने वाला है F4। नाउ अब देखो ये स्क्वायर है तो इसकी ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब इक्वल होंगे। अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। पूरा होगा √2a और आधा हो जाएगा a/√2। तो हमें डिस्टेंस की बहरहाल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा F1, तो F1 जो बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं r ले लेता हूँ तो ये r² बन जाएगा। ठीक है, किधर बनेगा, से वेक्टर हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ along OC। और अगर मैं ये F3 कैलकुलेट करूँ तो F3 अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये भी आने वाला यही 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बाय r², और ये बनेगा along OA। तो ज़रा ध्यान से देखो, OA ये इधर है, OC इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और इसके अलावा ये जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हैं वो सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब पता चला हमें कि F1 जो होगा वेक्टर में वो माइनस का F3 होगा। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे F2 तो वो होगा नेगेटिव ऑफ माइनस का F4। देख सकते हैं क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो अब नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सभी फोर्सेस को प्लस कर लो, और दिख रहा है कि F1 इज नेगेटिव ऑफ -F3, यानी कि ये -F3 हो गया, प्लस F2 जो है वो -F4 के इक्वल है, और बाकी को ऐसे लिख दिया।
तो यहाँ से क्या देखा, F4 F4 F3 F3 कैंसिल हो गए, सो नेट फोर्स कितना आ गया 0। ठीक है, यानी कि सेंटर वाले चार्ज पर टोटल फोर्स कितना बन रहा है 0।